हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी में क्षितिज भाग 2 से एक नया चैप्टर लेके हम आ जाए हैं। चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। ये चैप्टर लिखा है यशपाल जी ने, और ये चैप्टर है एक लेखक की जो सोच होती है। एक लेखक क्या सोचता है जब भी वो कोई कहानी लिखता है, तो उसके मन में एक विचार आते हैं। कहानी के लिए कुछ पात्र की आवश्यकता होती है, किसी सोच की आवश्यकता, किसी विचार की आवश्यकता होती है। जब हम विचार करते हैं, उसमें कुछ पात्र रखते हैं, तब हम किसी कहानी को लिखते हैं। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में जो यशपाल जी हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जिन्होंने ये व्यंग्यात्मक शैली में ये जो चैप्टर लिखा है, इसमें वो क्या कहते हैं, वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, और वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जिनके पुरखे पहले कोई नवाब होंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति, उनकी नवाब ज्यादा, जो नवाबगिरी है वो अब नहीं है उनके पास। लेकिन उनके विचार क्या है, नवाबों वाले विचार हैं। हालांकि वो इतने धनी भी नहीं हैं, इतने सेठ नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके जो विचार हैं, उनकी जो अंदाज है, वो लखनऊ के, आपने सुना भी होगा, लखनऊ के नवाब। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसी प्रकार के नवाबी अंदाज में जो है ट्रेवल कर रहा होता है, और लेखक से इसकी भेंट होती है। अब लेखक इसे देख करके उनके मन में ये विचार आता है कि जब व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो है, जो घटना हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो खीरे को सिर्फ सूंघ कर ही उसका स्वाद लेता है और उसका पेट भी भर जाता है, उसे डकार भी आती है। तो लेखक को ये विचार आता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना खाए ही डकार आ सकता है, वो जो है पेट उसका भर सकता है, तो किसी भी कहानी को लिखने के लिए किसी पात्र या किसी विचार की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर जो है उन व्यक्तियों पर ये व्यंग भी है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यशपाल जी का जन्म देखते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इनका जन्म हुआ था सन 1903 में, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में इन्होंने ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु हुई थी सन 1976 में। तो 1976 में इनका देहांत हो गया था। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। यानी कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उनमें जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो राजनीतिक पाखंड होते हैं और रूढ़ियों के खिलाफ इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी कहानी संग्रह में, इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जिनमें यहाँ कुछ के नाम दिए गए हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के, तो उन्होंने जो है एक यहाँ उपन्यास लिखा है, झूठा सच। तो ये जो है भारत विभाजन की त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी तेरी उसकी बात, अन्य इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लखनवी अंदाज। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज जो है किसके लिए लिखा है, व्यंग, यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर इन्होंने लिखा है, क्या, लखनवी अंदाज, ये तो जो है एक, यह एक क्या है, ये व्यंग, यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कि मतलब किसी कहानी को लिखने के लिए उसमें पात्र चाहिए, उसमें विचार चाहिए,
तो बिना ऐसा जो है एक लेखक सोचते हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा है जो यहाँ पर लिख रहे हैं, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जिनके पूर्वज नवाब होंगे, जैसे लखनऊ के जो नवाब है, उनके जो अब पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उनकी स्थिति नवाबों जैसी नहीं है, लेकिन उनकी सोच में एक नवाबपन है। चाहे उनकी स्थिति जो है गरीबी में गुजर रही है, लेकिन वो समाज के सामने खुद को नवाब साबित करना चाहते हैं। तो उसी पर यहाँ पर उन्होंने जो है एक व्यंग के रूप में ये शैली लिखी है, ये चैप्टर लिखा है। तो कहते हैं कि उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा, लेकिन आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी आज भी लोग जो है अपने आप को नवाब बताते हैं। नवाब पहले राजा महाराजा होते थे तो उनको नवाब कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राजा महाराजाओं का जमाना तो रहा नहीं, उसके बाद भी कुछ सेठ लोग हैं, लेकिन उन सेठों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पहले जो हैं पूर्वज बहुत नवाब रहे होंगे, बहुत धनी रहे होंगे, लेकिन अब उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि स्थिति बदल जाती है, समय के साथ ही स्थिति बदल जाती है। अब स्थिति बदल चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नवाबी अंदाज में जो है अपने आप को नवाब समझते हैं। ठीक है ना। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में क्या लिखा है? चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज। अब देखिए, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि ये जो चैप्टर है ये एक ट्रेन में जब लेखक यात्रा कर रहे थे तो उस समय की है। तो कहते हैं मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को की उतावली में फुंकार कर रही थी। तो जब ट्रेन, ये जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, तो ये एक जगह का नाम है। तो वहां जाने के लिए ट्रेन जब जाती है तो वो बार बार आवाज करती है, आप सुनते भी होंगे। जब किसी स्टेशन पर भी जाती है तो वो जो है वहां पर भी बहुत दूर से ही आवाज करती है ट्रेन आने की। तो वो क्या कर रही थी? उतावली में फुंकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि उनको तो जाना था कहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आराम से वो सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक तो लगते हैं। देखिए, जो जनरल टिकट होते हैं, जनरल का टिकट का अलग दाम होता है, फर्स्ट क्लास का अलग होता है, एसी का अलग होता है, सेकंड क्लास का अलग होता है। तो जनरल में तो बहुत कम लगता है, इसके बाद आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी, ये जो है अलग अलग अच्छे दाम के होते हैं। तो सेकंड क्लास में भी ठीक ठाक दाम लग जाता है जनरल से। तो लेखक को लगा कि क्योंकि एक लेखक की जो है हर बार वो सोचता है कि इस नई कहानी के बारे में उसे लिखना होता है, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, या कहीं से भी संबंधित हो। तो वो जो है, अब लेखक यहाँ क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किसने? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी। अब उन्होंने सोचा कि मैं सेकंड क्लास का ले लूंगा तो मुझे जो है बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि जनरल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको लगा कि मैं क्या करूंगा, सेकंड क्लास में जाऊंगा तो वहां पर मुझे जो है एकांत भी मिलेगा, प्राकृतिक दृश्य भी मैं देख पाऊंगा खिड़की से, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो वहां पर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से खिड़की की सीट मिलना। इस तरह का दृश्य आप जाते भी होंगे ट्रेन में। तो उनको ऐसा लगा कि सेकंड क्लास का ले लेता हूँ और वहां से मैं आराम से एक नई कहानी के बारे में सोचूंगा और वहां से प्राकृतिक दृश्य देख सकूंगा। तो कहते हैं गाड़ी छूट रही थी, अब इनकी ट्रेन छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर, अब उनको लगा कि सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा जो है, ट्रेन में अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कौन? लेखक। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब उनको अनुमान ये था, वो ये सोच रहे थे कि ये जो डिब्बा है ये
निर्जन होगा, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल एकांत उनको मिलेगा। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब लेखक से पहले वहां पर एक और व्यक्ति थे, और वो व्यक्ति कैसे थे? कहते हैं वो एक बर्थ पर बैठे हुए थे, लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक जो है सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर वहां पहले से बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, और इनके सामने जो है दो खीरे जो है वहां पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि जैसे ही लेखक अंदर गए उस ट्रेन के डिब्बे में, तो मानो कि उनको भी जो है लेखक को देखकर कुछ असंतोष सा महसूस हो रहा है, कुछ जो है अनकंफर्टेबल जैसा महसूस हो रहा है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं अकेले में रहूं, और एकदम से वहां पर कोई आ जाता है, तो उनका जो है उस व्यक्ति के, जो लखनऊ अंदाज में बैठा हुआ व्यक्ति था, उस व्यक्ति के मन में मानो जैसे कोई असंतोष सा उन्हें दिखाई दिया। क्योंकि लेखक स्वयं चाहते थे कि वो भी एकांत में रहें और एक कहानी लिखें, वहां से वो प्राकृतिक दृश्य देखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, और उस व्यक्ति ने भी जब लेखक को देखा तो उनके मन में भी एक प्रकार से एक असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। अब जो है लेखक क्या सोच रहे हैं, क्या क्या पता ये किसी कहानी को सोच रहा हो, उस चिंता में हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यानी कि वो व्यक्ति लखनवी अंदाज में था, नवाबी अंदाज में बैठा हुआ था, और जब हम दिखावा करते हैं और एकदम से हमारी जो गरीबी दिखती है, तो उससे जो है थोड़ा संकोच पैदा हो जाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को नवाब समझ रहा है, तो खीरे जैसे सस्ती वस्तु को देखकर उसके मन में जो है संकोच आने लग गया कि मैं तो अपने आप को बड़ा नवाब समझ रहा था, और खीरे जैसी, क्योंकि जो दिखावा करते हैं तो वो आपके सामने कुछ ऐसे चीजें ही प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने ऐसी चीजें ही रखेंगे जिससे दूसरे को लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा सेठ है। तो इस प्रकार के विचार शायद उस व्यक्ति के मन में, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। लेखक को लगा कि शायद जैसे मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाकर एकांत में कुछ लिखूंगा, कुछ कहानी वगैरह लिखूंगा, प्राकृतिक दृश्य को देख करके मैं जो हूँ एक कहानी का जो है मैं वहां पर शुरुआत करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वहां एक व्यक्ति को देखकर वो जैसे एकदम से जो है उनके मन में जो है इस प्रकार की असंतोष सा फैला, तो उस व्यक्ति के मन में भी ऐसा लगा कि जैसे उसके एकांत को किसी ने विघ्न डाल दिया हो, और उसमें भी जो है असंतोष फैल गया हो। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। अब लेखक जो है इस बात को सोच रहे हैं कि क्या पता वो, क्योंकि वो लखनऊ अंदाज में था और खीरा सस्ती वस्तु होती है, कोई भी ले लेता है खीरा, तो शायद उस खीरे को देखकर उनके मन में जो है संकोच हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब जो नवाब साहब वहां बैठे हुए थे लखनवी अंदाज में, उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया लेखक को देखकर, कि जैसे कोई साथ आ जाते ना ट्रेन में, जब आप सफर करते हैं तो जब आप खुश होते हैं तो आप जो है उसको स्वागत करते हैं कि आइए बैठिए यहाँ पर, इस प्रकार से आप बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा उत्साह नहीं दिखाया कि जैसे लेखक को देखकर उनको जो है बहुत दुख हो रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, और जब उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक कहते हैं कि मुझे भी अपने आत्मसम्मान की पड़ी थी, तो मैं भी क्यों भला उनसे बात करने लगा। तो मैं भी अपने आत्मसम्मान के चलते, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मैं भी सामने वाली बर्थ में बैठकर आत्मसम्मान में से उसने आंखें चुरा ली, यानी उनसे बातें करना उचित नहीं समझा। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो।
और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं वो जो है ऐसे बैठ गए, कल्पना करने लग गए कि पुरानी आदत है, क्योंकि लेखक क्या करता है, कल्पना करता है। लेखक की आदत होती है कल्पना करना। तो लेखक कहते हैं कि मैं खाली बैठे कल्पना, यानी कि खाली बैठे वहां पर, क्योंकि वो जो नया व्यक्ति था, वहां जो नवाबी अंदाज में वो व्यक्ति था, वो भी उनसे बात नहीं कर रहा था। तो इनको भी लगा कि मैं भी क्यों अपनी आत्मसम्मान की बलि दूं, मैं भी इनसे बात नहीं करता हूँ और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता हूँ, यानी कि मैं भी इनसे बात नहीं करूंगा। तो लेखक ने भी उस व्यक्ति से बात नहीं किया और अब क्योंकि खाली बैठे हुए थे, इन्होंने भी आगे सामने वाली सीट में बैठ करके उनसे आंखें चुरा ली और अपने आत्मसम्मान के लिए कि ये व्यक्ति जब मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भला इनसे क्यों बात करूं। तो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए लेखक ने भी इनसे कोई बात नहीं की। खाली बैठे हुए थे तो कल्पना करते रहने की उनकी पुरानी आदत है। क्या कल्पना कर रहे हैं कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो वो जो है सोचने लगे कि इस व्यक्ति को क्यों असुविधा होने लग गई, इस व्यक्ति को जो है क्यों मुझसे जो है संकोच हो रहा है। अब वो समझ गए हैं, अब इस बात को जो है वो अनुमान कर रहे हैं कि शायद नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब जो है गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। उनको लगा होगा कि वो सेकंड क्लास का टिकट लेंगे और वहां पर उन्हें शहर का कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं देख पाएगा। और अब जो है, अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, यानी कि क्योंकि अगर वो अपने आप को नवाब साहब समझ रहे हैं तो मंझले या मध्यम वर्ग के जो सेकंड क्लास का जो टिकट है उसमें बैठना जो है उनके लिए थोड़ा सा संकोच की बात हो रही थी, क्योंकि अपने आप को जो है वो नवाब साहब समझते हैं। ठीक है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए अब उनको लगा होगा कि मैं सेकंड क्लास में ले लूंगा, वहां पर मैं अकेला रहूंगा और शहर का कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जो वहां पर उन्हें दिखेगा, यानी कि मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति उनको नहीं दिखेगा। उन्होंने अपने अकेले वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे। ठीक है, और किसी सफेद पोत के सामने खीरा कैसे खाएं, लेकिन अब तो यहाँ दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ हो, किसी दूसरे अपने से, क्योंकि उनकी सोच है, अब ऐसा नहीं है कि वो सच में नवाब हैं, लेकिन उनकी सोच है कि वो दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितने किस कैटेगरी के हैं। उनके मन में तो वो बात है कि मैं तो नवाब हूँ। अब उनको जो है बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इसके सामने एक तो मैं सेकंड क्लास टिकट में बैठा, ट्रेन में बैठा हूँ, और सेकंड उसमें जो है खीरे देखकर और भी संकोच। अब इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे, के सामने में कैसे खीरे खाऊं। अब पहले तो उस व्यक्ति ने बात नहीं की। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब होता है तिरछी नजरों से। तो मैं जो हूँ क्या कर रहा था, हम कनखी नजरों से क्या कर रहे थे, नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब ने कुछ देर तो बाहर देखा और स्थिति पर वो गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब इसके बाद जो है जब वो आए तब तो उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अब ये कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि एक लेखक जो है उसके बारे में क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, क्यों इसने मुझसे बात नहीं। तो वो समझ गए हैं स्थिति को, उन्होंने समझ लिया है कि ये व्यक्ति अपने आप को नवाब समझता है और इसको जो है मेरे आने से संकोच हो रहा है कि एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने मुझे जो है देख लिया है, एक तो सेकंड क्लास ट्रेन में बैठा हुआ, उसके बाद आगे रखे हुए जो खीरे। अब वो जो है अनुमान लगा रहे हैं कि शायद नवाब साहब ने को ऐसा लगा होगा कि मैं अकेले यात्रा करूंगा तो मुझे जो है कोई देख भी नहीं पाएगा, वहां पर मैं आराम से जो हूँ खीरे काट के खा लूंगा, लेकिन अब इस व्यक्ति के सामने कैसे खाएं। तो अब जो है कहते हैं हमने भी जो है, मैं भी कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब वो जो व्यक्ति था लखनवी, जो नवाबी अंदाज में वहां बैठा हुआ था, तो उसने फिर जो है मुझे सहसा यानी अचानक से मुझे संबोधन किया, यानी मुझे पुकारा, अदाब अर्ज।
जनाब खीरे का शौक फरमाइए। देखिए पहले तो बात नहीं की, अब वो असमंजस में पड़ गए कि ये खीरे अब काटे तो कैसे काटे, इस व्यक्ति के सामने क्या कहा जाए। इस व्यक्ति के सामने तो मेरी नवाब जो जो मैं नवाबगिरी दिखाता था वो तो सब झड़ गई है, वो तो सब वो तो बिल्कुल बेकार हो गई है। तो इन्होंने जो है आप खुद ही बात कर दिया, क्या कहा, सहसा हमें संबोधन किया। अचानक से उन्होंने लेखक को संबोधन किया, उनको पुकारा, क्या कहा, आदाब अर्ज। अब पहले जब आए तब तो कुछ कहा नहीं, अब कहते हैं आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइएगा, फरमाएंगे। तो पूछा उनसे उनसे अब आदाब किया, अर्ज किया और क्या कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक ने यहाँ पर पहले तो जब वो शुरुआत में आए तो उनको जो है कोई बात नहीं की, उनसे जो है मुंह फिरा दिया। तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान के लिए उनसे जो है बिल्कुल अपनी नजरें चुरा करके वो बैठ गए। लेकिन अब अचानक से इस प्रकार से संबोधन करना, सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा उन्हें। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब जो है लेखक समझ गए हैं कि इनका इस प्रकार से भाव परिवर्तन, क्योंकि देखो जो अच्छा व्यक्ति होता है तो वो शुरुआत में ही उनकी जो है उनकी उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करता। जब वो आए तो उत्साह दिखाते कि भाई आइए बैठिए, आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो उन्होंने शुरुआत में तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो लेखक को उनका सहसा अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भांप लिया, वो समझ गए कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में क्या कर रहे हैं, लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब क्या दिया, शुक्रिया कि बोला कि भला शौक फरमाइएगा, फरमाएं। तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक फरमाइए। अब यहाँ पर लेखक ने भी जो है उनसे क्या कहा, शुक्रिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। अब नवाब साहब को जो है ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक मामूली व्यक्ति जो है, अब देखिए वो भी मामूली व्यक्ति थे लेकिन उनके मन में एक विचार था कि हम क्या है, नवाब हैं। तो उनको जो है अब वो जब सामने वाले व्यक्ति ने उनसे जो है इसके लिए मना कर दिया कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो नवाब साहब ने फिर क्या किया, एक पल खिड़की से बाहर देखा और फिर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे जो रखा तौलिया था उसको झाड़ कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। तो बड़े जो है नवाबी अंदाज में उन्होंने जो है उन खीरों को धोया और पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। जैसे हम करते हैं ना, खीरा काट करके उसके जो है झाग निकाला जाता है, तो इसी प्रकार से उस नवाब ने भी किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर, यानी बहुत ही ध्यान से छील कर आंखों में करीने से तौलिए पर सजाए गए। तो उनको जो है अलग अलग उनके टुकड़े किए गए और उस तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला दिया, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो है सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब खीरे में जब आप नमक मिर्च मिला दें पीस करके तो आपके मुख से पानी निकल जाएगा। तो नवाब साहब ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने तौलिया निकाला, उसको झाड़ा और बहुत अच्छे से उसको बिछाया। उसके बाद उन खीरों को बहुत अच्छे से छीला और उनको फांकों में काट दिया और उन पर जीरा और नमक को जो है मिलाकर, पिसी हुई जो नमक है लाल मिर्च मिला करके उसको जो है बिल्कुल तरीके से जो है उन फांकों पर जीरा मिर्च मिलाकर और
उनको जो है कहाँ पर रख दिया, उस तौले के ऊपर से बहुत अच्छे से रख दिया। अब क्या कहते हैं, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उसके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था। अब ये सब लेखक देख रहे थे, और जब आप ऐसा करोगे ना, आप खुद भी ऐसा करोगे, तो उस खीरे से जब आप नमक मिर्च लगाओगे तो उस पर पानी निकलने लग जाता है, और वो पानी सिर्फ खीरे से नहीं निकलता है, आपके मुख से भी निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ उस लखनवी अंदाज में बैठे व्यक्ति के मुख से भी हो रहा था, और ये सब देख रहे थे कौन, लेखक। उन्होंने क्या कहा, इन भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उसका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से, यानी कि वो कल्पना कर रहा था कि उसकी रस का जब स्वाद लेगा तो वो प्लावित हो रहा था, यानी कि उनके मुख से भी पानी निकल रहा था। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि आखिर ये जो व्यक्ति है जो लखनवी अंदाज में बैठा इस ट्रेन में, क्या ये लेखक को खीरा देगा और क्या लेखक खीरा खाएगा, और आखिर इस कहानी में क्या लेखक कहना चाहते हैं। एक छोटे सा चैप्टर है, लेकिन इसमें वो क्या कहते हैं कि किसी कहानी को बिना पात्र के भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर जब कहानी लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम पात्र ढूंढते हैं। तो यहाँ इस व्यक्ति के नवाबी अंदाज को देख करके और स्थिति को देख करके वो क्या कहते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है उनके पास होता कुछ नहीं है, यानी कि नवाब रहे होंगे उनके पूर्वज पुरखे, लेकिन अब कुछ नहीं है, लेकिन उनका अंदाज वही है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी नवाब हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।